बच्चों, तो बच्चों आज आप लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। तो हेडिंग डाल लीजिए। कल मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जनरल मैकेनिज्म बताई थी। हेलो एल्केन्स देते हैं SN1 या SN2। SN1 होता है प्रोटिक सॉल्वेंट में, SN2 होता है अप्रोटिक सॉल्वेंट में। और जो हेलो एरीन्स हैं वो एक अलग मैकेनिज्म देते हैं जिसे हम SNAR मैकेनिज्म कहते हैं। ये मैकेनिज्म आपने पढ़ ली थी कल। अब आप इनके एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहले मैं जनरल फॉर्मेट लिख देता हूं। RX plus MU minus gives RNU plus X minus। यानी जो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल हैं वो हेलो एल्केन पे अटैक करेंगे और X माइनस को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे डाइल्यूट एक्वस KOH। डाइल्यूट एक्वस KOH। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बताइए कौन होगा। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन डाइल्यूट एक्वस KOH से कराएं तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा भाई? OH माइनस होगा। KOH कैसे ब्रेक होता है? K प्लस और OH माइनस में। तो जो OH माइनस है वो X माइनस को रिप्लेस कर देगा। यस, और आपको मिल जाएगा ROH प्लस KX। एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर हम लोग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले तो देखिए जो सिल्वर ऑक्साइड होता है ये काफी हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड होता है। हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड का मतलब होता है जो बहुत तेजी से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। तो अगर Ag2O में जरा भी मॉइस्चर हुआ तो वो वाटर Ag2O से रिएक्ट कर जाएगा और Ag2O से रिएक्ट करके वाटर बनाएगा 2AgOH यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो ये ध्यान रखिएगा जो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है वो बेसिकली AgOH होता है। और यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस है। तो यहाँ भी अल्कोहल बनेगा और साथ में मिलेगा AgX का प्रेसिपिटेट। कलर वगैरह मैं बता देता हूँ। AgCl का कलर याद कर लीजिए, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। AgBr पेल येलो यानी हल्का पीला। पेल माने होता है हल्का, लाइट। लाइट येलो कलर होता है AgBr के प्रेसिपिटेट का। और AgI का जो कलर होता है वो डार्क येलो कलर का ये प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो आप किसी की भी रिएक्शन कराएं, अगर Cl होगा तो AgCl बनेगा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। Br होगा हेलो एल्केन में तो AgBr बनेगा लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट। और AgI होगा तो डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। बोलो बच्चों, समझ में आया? नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगर आप सिंपल वाटर से भी रिएक्शन करते हैं तो भी अल्कोहल मिल जाएगा। अगर आप सिंपल वाटर लेते हैं तो वाटर ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस में। OH माइनस आगे लग जाएगा ROH
प्लस HX। ठीक है बच्चों, तो ये एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस है। और एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों हाइड्रोलिसिस ही है, क्योंकि X हट के OH लग रहा है। बस ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस है वो बेसिक मीडियम में हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस सिल्वर की प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ पे सिंपल वाटर है, प्लेन वाटर, तीनों में अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, अब अगर हम अमोनिया से रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया X को रिप्लेस करेगा। अब X जब निकलेगा तो अमोनिया से एक H+ भी खींच लेगा, यानी अमोनिया एक तरह से ब्रेक हो रहा है H+ और NH2- में। तो ये जो NH2- है ये X- को रिप्लेस कर देगा और हमको मिलेगा एनीन, RNH2 प्लस HX। नोट कर लीजिए। ठीक है, वाटर से जब रिएक्शन होती है तो उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अमोनिया से रिएक्शन होती है तो उसे अमोनोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर का ब्रेक होना H और OH में, और अमोनोलिसिस का मतलब होता है अमोनिया का ब्रेक होना H और NH2 में। ऐसे ही अगर हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं, लास्ट वाला जो कलर था डार्क येलो था, AgI का कलर डार्क येलो, गहरा पीला। ठीक है, AgCl का व्हाइट कलर था, AgBr का पेल येलो और AgI का डार्क। चलिए बताइए अल्कोहल कैसे ब्रेक होगा, अल्कोहल कैसे ब्रेक होगा। तो ध्यान रखें, अल्कोहल एक प्रोटिक सॉल्वेंट होता है और प्रोटिक सॉल्वेंट में काम होता है H+ देना। तो अल्कोहल हमेशा ब्रेक होगा H+ और RO- में, H+ और RO- में, और RO- न्यूक्लियोफाइल है, X हटेगा RO- लग जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्कोहल ब्रेक हो रहा है H और OR में, इसे कहेंगे अल्कोहोलिसिस। तो अल्कोहोलिसिस का मतलब होता है अल्कोहल से रिएक्शन। और देखिए यहाँ पे ईथर प्रिपेयर हुआ। अगर हम अल्कोहल की जगह सोडियम एल्कोक्साइड ले ले तब भी हमें ईथर मिल जाएगा, ROR प्लस NaX। ठीक है बच्चों, अब जरा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराएं। तो बताओ बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल RCOO- है, इसे कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट का नाम बताओ। हाँ, एस्टर बनेगा, X- हटेगा, उसकी जगह RCOO- लगेगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा और AgX। ये बच्चों एस्टर है, RCOOR एस्टर। चलिए और रिएक्शंस देखते हैं। पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KCl बच्चों ब्रेक होता है K+ और Cl- में, तो यहाँ पे मिलता है साइनाइड RCl।
लेकिन AgCN के रिएक्शन में हमें साइनाइड की बजाय आइसोसाइनाइड मिलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भैया KCN से रिएक्शन करते हैं तो साइनाइड मिलता है और AgCN से रिएक्शन करते हैं तो आइसोसाइनाइड मिलता है, ऐसा क्यों? तो अभी मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, पहले चार्ट आप पूरा बना ले, फिर मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। ऐसे ही जब KNO2 की रिएक्शन करते हैं तो हमको मिलता है RON डबल बॉन्ड O प्लस KX, इसे कहते हैं नाइट्राइट, RONO नाइट्राइट। और जब AgNO2 से रिएक्शन करते हैं तो हमको मिलता है नाइट्रोएल्केन। मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूं, यहाँ पे हुआ साइनाइड फॉर्मेशन, यहाँ हुआ आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन, यहाँ हुआ नाइट्राइट फॉर्मेशन और यहाँ हुआ नाइट्रोएल्केन फॉर्मेशन। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं मैकेनिज्म बताऊं आपको। KCN और AgCN ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। तो हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। सिमिलर मैकेनिज्म होगी नाइट्राइट और नाइट्रोएल्केन फॉर्मेशन। तो हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। पहली बात ये आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो KCl होता है ये एक आयनिक कंपाउंड होता है और आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं K+ और Cl-। तो जब RX की रिएक्शन होती है तो R से कौन अटैच होगा? C-। R+ जो है X- निकलने के बाद जो R+ होगा उस पर कार्बन अटैक करेगा और इस तरह से हमने बनाया साइनाइड। लेकिन जो AgCl है ये बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, मतलब इसमें Ag+ और Cl- नहीं प्रेजेंट होते, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है। और कोवेलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर तो कोई माइनस चार्ज या लोन पेयर है ही नहीं, जो भी लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के ऊपर है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो नाइट्रोजन के पास है, जबकि साइनाइड आयन में कार्बन की तरफ से भी अटैक हो सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक हो सकता है, लेकिन ज्यादा अटैक फेवरेबल होगा कार्बन की तरफ से क्योंकि उसमें माइनस चार्ज है, तो वो कार्बोकेटाइन से जल्दी जुड़ेगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे तो कोई चॉइस ही नहीं है, यहाँ पे कार्बन पे कोई माइनस चार्ज है ही नहीं क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, आयंस है नहीं इसमें, तो नाइट्रोजन की तरफ से ही अटैक होगा। ये लोन पेयर R+ पे अटैक करके बॉन्ड बना लेगा और हमको ये इंटरमीडिएट मिलेगा AgC ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर कार्बोकेटाइन को देगा तो प्लस चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। अब जैसे ही नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आएगा तो वो पाई इलेक्ट्रॉन को, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, तो ये प्लस चार्ज जो है वो पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
लेकिन इसमें प्लस चार्ज कार्बन पे आ जाएगा। प्लस चार्ज जब कार्बन पे आ जाएगा तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और यहां से Ag प्लस निकल जाएगा। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कार्बन की तरफ जाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस को न्यूट्रल बना देगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड N, RNC देखिए बन गया। अब आप ध्यान से देखिए, कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा है नहीं, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 2 6 ही है। जबकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, 4 2 6 और 2 8। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट कर देगा, और जब नाइट्रोजन अपना कार्बन को लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस सिचुएशन में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन डोनर एटम है और कार्बन एक्सेप्टर एटम है। तो ये देखिए साइनाइड नहीं बना, यहाँ पे बना आइसोसाइनाइड, RNC। यानी इस मैकेनिज्म को समराइज करें तो KCl लेने पर R पे जो अटैक हुआ कार्बन का हुआ, और AgCl लेने पर R पे जो अटैक हो रहा है वो नाइट्रोजन का हो रहा है। इसी वजह से वहां साइनाइड बना और यहाँ आइसोसाइनाइड बना। बोलो बच्चों, समझ में आया? और सेम फिनोमिना यहाँ पे लगेगा। जो KNO2 होता है ये आयनिक कंपाउंड होता है, तो इसमें K प्लस होगा और ONO माइनस होगा, तो O पे माइनस होगा तो वही जुड़ेगा R से, तो आपको ये मिल गया RONO। जबकि AgNO2 कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो इसमें N की तरफ से अटैक होगा, और N की तरफ से अटैक होगा तो N जुड़ेगा कार्बोकेटाइन से, तो इसमें RNO2 यानी नाइट्रो एल्केन मिलेगा। बोलो बच्चों, समझ में आया? सब लोग बताएं। ACN बनाता है साइनाइड और AgCN बनाता है आइसोसाइनाइड। अच्छा, लास्ट स्टेप एक बार और बता दे। तो देखो लास्ट स्टेप में ये था, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था तो इसने R प्लस पे अटैक किया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो पॉजिटिव चार्ज लविंग होता है। तो लोन पेयर प्लस के पास गया, बॉन्ड बना तो N पे प्लस आया, इसने पाई बॉन्ड खींच लिया, कार्बन में प्लस आया, कार्बन में प्लस आया तो इसने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, Ag प्लस निकल गया। ठीक है। अब और कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट कर दिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। वो केमिकल बॉन्डिंग एक क्लास 11 के चैप्टर है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाए तो वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है दूसरे को, और उसका ऑक्टेट पूरा करा देता है। ठीक है भाई, RNC आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों एक साथ होंगे बेटा, आइसोसाइनाइड का यही स्ट्रक्चर होता है। आइसोसाइनाइड में एक डबल बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है। अब डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा। तो यहाँ पे 2 सिग्मा और एक पाई है। सब केमिकल बॉन्डिंग की चीजें हैं ये। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। RNGX, इसे ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं।
तो ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, X माइनस हटेगा और उसकी जगह R माइनस लगेगा, आर आर यानी MgX2 एल्केन फॉर्मेशन होगा भाई, हाइड्रोकार्बन है आर आर। तो RX की ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करते हैं तो ग्रिग्नार्ड एजेंट हमेशा ध्यान रखिए R माइनस और MgX प्लस में ब्रेक होता है, क्योंकि Mg मेटल है, मेटल में प्लस आएगा और कार्बन नॉन मेटल है माइनस आएगा। अब ऐसे ही एक रिएजेंट होता है LiLH4, इसे हम लोग कहते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट में इसका नाम है LaH। LaH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये बच्चों ब्रेक होता है ठीक है, Li प्लस और AlH4 माइनस से ब्रेक होता है, और AlH4 माइनस ये ब्रेक होता है AlH3 और H माइनस से, यानी ये हाइड्राइड आयन देता है। और बच्चों हाइड्राइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो LiLH4 बेसिकली H माइनस देता है और वही H माइनस X माइनस को रिप्लेस कर दे, यानी यहां भी एल्केन का फॉर्मेशन होगा, RH एल्केन। सबके न्यूक्लियोफाइल याद कर लो कि LiLH4 से हमको जो न्यूक्लियोफाइल मिलता है उसका नाम है हाइड्राइड आयन। बोलो बच्चों समझ में आया? ऐसे ही होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, शॉर्ट में इसको SBH बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ऐसे ही ब्रेक होता है, हाइड्राइड आयन देता है, Na प्लस BH3 और H माइनस, सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पे भी वही एल्केन फॉर्मेशन होगा, तो देखिए एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे करीब करीब हर कंपाउंड हम बना सकते हैं, एल्केन, नाइट्रो एल्केन, नाइट्राइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, अल्कोहल, ईथर, एस्टर सब बन जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। बोलो बच्चों क्लियर हुआ? चलिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, वही क्वेश्चन करने पे ही आप कॉन्सेप्ट सीखोगे। नहीं, एल्केन बनेगा यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन आया,
ये कंपाउंड दे रखा है और कहा जा रहा है कि भाई इसकी रिएक्शन हो रही है पोटेशियम साइनाइड से, प्रोडक्ट बनाओ। तो देखिए यहाँ पे दो हेलोजन है, एक तो आयोडीन है जिसका लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड है, ये देखिए, इसे हम विनाइलिक हेलोजन कहते हैं, मैंने क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। अगर डबल बॉन्ड से कोई हेलोजन अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से कोई हेलोजन अटैच्ड है तो वो विनाइलिक हेलोजन कहलाता है। और विनाइलिक हेलोजन जो होता है वो रेजोनेंस देता है भाई डबल बॉन्ड के साथ, और इस वजह से यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से ये हेलोजन रिप्लेस नहीं हो पाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विनाइलिक हेलोजेंस are inert at room temperature। रूम टेम्परेचर पे विनाइलिक हेलोजन कोई रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि वो हेलोजन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है। कौन रिप्लेस होगा, आई या बी आर? ऑब्वियसली बी आर रिप्लेस होगा, क्योंकि बी आर जो है ये हमारा बेंजाइलिक है। मैंने बताया था डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे, बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन को बेंजाइलिक कहते हैं, तो ये बेंजाइलिक हेलोजन है। और ये बहुत आराम से निकल जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड नहीं है, सिंगल उसके बाद फिर सिंगल। बोलो बच्चों, तो बी आर हट के यहाँ पे सी एन लग जाएगा और आयोडीन ऐसे ही रहेगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ? अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। अब मैंने डबल बॉन्ड हटा दिए, अब बेंजीन रिंग नहीं है, और अब मैं रिएक्शन कर रहा हूं KCN एक्सेस से। तो देखिए, अगर KCN एक्सेस में होगा तो ये भी आर भी हटेगा और ये आई भी हटेगा, दोनों हटेंगे, दोनों जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और आपको मिलेगा CH2CN और आई की जगह CN। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि KCN है लेकिन इसका सिर्फ वन इक्विवेलेंट ले रहे हैं, सिर्फ वन इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट का मतलब खाली एक मोल KCN है, तो या तो बी आर हटा लो या फिर आई हटा लो। तो ऐसे में बताओ ये जो साइनाइड आयन है ये किसको रिप्लेस करेगा, बी आर को या आई को? कौन रिप्लेस होगा भाई, एक ही इक्विवेलेंट है, तो बी आर और आई में बताइए कौन रिप्लेस होगा। तो इसके लिए मैंने आपको लीविंग एबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कल, तो बताइए किसकी लीविंग एबिलिटी की या आई की? आई। यस,
डाउन द ग्रुप मैंने बताया था लीविंग एबिलिटी बढ़ती है, एफ से अच्छा सीएल, सीएल से अच्छा बीआर, बीआर से अच्छा आई। तो यहाँ पे जो गुड लीविंग ग्रुप है एलजी माने लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप रिप्लेस होगा, पुअर लीविंग ग्रुप रिप्लेस नहीं होगा। जो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा वो हटेगा अगर वन इक्विवेलेंट है तो। इसे कहते हैं सेलेक्टिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बीआर अपनी जगह रहेगा और आई हट के सीएल लग जाएगा। समझ आया बच्चों कि अगर एक्सेस में है तो फिर तो सारे हेलोजन रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन अगर एक ही इक्विवेलेंट है न्यूक्लियोफाइल का तो जिसकी बेस्ट लिविंग एबिलिटी होगी वही रिप्लेस होगा। नोट कर लीजिए बच्चों। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने दिए, एक तो विनाइलिक हेलोजन वाला और एक लिविंग एबिलिटी वाला। ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज होते हैं कॉन्सेप्ट। विनाइलिक हेलोजन वाला कह रहे हैं एक बार रिपीट कर दीजिए। चलो रिपीट कर देते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया जाए, ये एक बड़ा बड़ा सा कंपाउंड है और इसमें आपको एक्वस क्यूएस दे रखा है। एक्सेस में दे रखा है। एक्सेस में देने का मतलब सारे हेलोजन रिप्लेस हो सकते हैं यहाँ पे। तो पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि बताओ यहाँ पे कितने हेलोजन OH माइनस रिप्लेस कर देगा। तो देखिए ये जो डबल बॉन्ड वाला हेलोजन है ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस दे रहा है, ये कॉन्जुगेशन बोला जाता है, सिंगल डबल। और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से विनाइलिक हेलोजन, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो Cl डबल बॉन्ड से अटैच्ड है वो नहीं रिप्लेस होगा, वो इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे और उसकी वजह होती है रेजोनेंस। बोलो अनुकृति, समझ में आया? कि ये दोनों विनाइलिक हेलोजन है, ये रिप्लेस नहीं होंगे क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ इनका लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी ये दोनों और ये दोनों आराम से रिप्लेस हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो आंसर आएगा यहाँ भी OH लग गया, यहाँ भी OH लग गया, और यहाँ भी OH लग गया, यहाँ भी OH लग गया। बोलो बच्चों, समझ में आया? Cl माइनस हटा, OH माइनस लगा, KCl अपना मिल गया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते क्योंकि उनमें आपस में रिपल्सन होता है। तो जब भी एक कार्बन पे दो OH आए तो H2O निकाल देना। तो यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकला, H2O निकल गया। तो यहाँ पे सिंगल की जगह बच्चों डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कीटोन बनेगा। ये आंसर होगा फाइनल। मतलब पहले दोनों Cl हट के OH लगेंगे, फिर OH OH एक कार्बन पे होते हैं तो रिपल्सन होता है, H2O निकल जाता है और कीटोन बनता है। तो ये C डबल बॉन्ड हो कीटोन।
आप देखिए देखने में बड़ा हाई फाई क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज देखिए एकदम सिंपल है। विनाइलिक हैलोजन को रिप्लेस नहीं करना, बाकी हर हैलोजन रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा और 2 मिनट बाद मैं स्टार्ट करूंगा एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गई है, एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, उसी लिंक को ओपन करिएगा जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है और दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करिएगा 2 मिनट बाद। नोट कर लिया? जल्दी बताओ भाई। ओके, चलिए मिलते हैं 2 मिनट बाद। उसी लिंक को ओपन करिएगा जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है।